यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं एमपीटेड ग्रेड 3 का एग्ज़ाम रिव्यू। जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम हमारा 13 तारीख को हुआ है, ठीक है। तो 13 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जिस भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए वो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने पास आ चुके हैं। और यदि बात की जाए मैथ्स के न्यूमेरिकल्स भी अपने पास है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल आप सारे ही टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे पूरा अगर मैं बात करूँ तो 5 पेज का आपका सिलेबस है ना। एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाए उतने क्वेश्चन करके जाइएगा। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो बिल्कुल आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें 13 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। एक स्टूडेंट है पवन कुमार जी, जिन्होंने जबलपुर से एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने पूरा पेपर यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कुछ मैथ्स के न्यूमेरिकल्स भी शेयर किए थे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सब भी अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाल विकास से। तो बाल विकास में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पियाजे की अवस्थाओं का। उसमें पूछा गया था कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था यहाँ पर होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, उसका समय क्या होता है। मतलब वही जिन पियाजे के 4 स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक चलती है ना। उसके बाद आ जाती है अपनी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। 7 से 11 साल तक आ जाती है अपनी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में अपन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, ये पूछा गया था। और 11 या 12 साल के बाद की जो स्टेज होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ना। जिन पियाजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई थिंक आप सभी ने बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर लिया होगा। फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपसे मूल्यांकन के, ठीक है। एक तो स्टेजेस जो होती है मूल्यांकन की, है ना, कि कितने चरण होते हैं, उससे पूछा गया था। एक और कोई क्वेश्चन यहाँ पर मापन से पूछा गया था, ठीक है। तो देखकर बनने वाला आंसर था। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कि मूल्यांकन की जो स्टेज होती है वो 5 स्टेजेस यहाँ पर होती है या 5 चरण यहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखी थी कि आप एक सासू जी करके ट्रिक है, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मूल्यांकन जो है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी दिखा होगा, है ना, आपने सीडीपी पढ़ा है तो बुक में आता है ये वाला क्वेश्चन कि गुणों का परिमाणन करना और परिणाम की व्याख्या करना कौन से चरण के अंदर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर क्या करी थी, मूल्यांकन की 5 स्टेप बनाई थी। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है आपकी सासू जी, जिसमें सबसे पहला एस जो आता है वो आता है सिलेक्शन करना। यानी कि सबसे पहले आप अपने उद्देश्यों का चयन करिए कि आप मूल्यांकन क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उद्देश्य डिसाइड कर लीजिए। तो सिलेक्शन करना किस चीज़ का, उद्देश्यों का। उसके बाद आता है उद्देश्यों का विश्लेषण करना, यानी ए फॉर एनालिसिस, है ना। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उद्देश्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस करें। इसीलिए ये ट्रिक हमने इंग्लिश में बनाई हुई है, क्योंकि ये वर्ड कभी भी चेंज नहीं होंगे। हिंदी में मे भी चेंज हो जाए, बट इंग्लिश में कभी भी जो वर्ड होगा उसका मीनिंग होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले उद्देश्य डिसाइड करो, फिर आप विश्लेषण एनालिसिस करो, फिर आप यहाँ पर जितनी भी विधियाँ हैं उनका क्या करिए, चयन करिए, है ना। तो सिलेक्शन करना है किसका, मेथड का, कि किस विधि के थ्रू मूल्यांकन किया जाएगा, रेटिंग हो सकता है या कौन सी विधि का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मूल्यांकन यहाँ पर हो चुका है, तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी टेक्निक है, जो भी बोल सकते हैं ना कि हम लोग कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप करेंगे, तो उनको आप करिए, मतलब उसका प्रयोग करिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यूज करना या फिर प्रयोग करना, है ना। तो ये यहाँ तक बन गया। लास्ट का जो लेटर बचा हुआ है वो बचा हुआ है जी। एट दी लास्ट आप क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, गुणों का परिमाणन करना और परिणाम की व्याख्या करना कौन से स्टेज के अंदर आता है। तो ये आता है अपना मापन का अंतिम चरण, जनरलाइजेशन हो जाता है लास्ट स्टेज में। तो कुछ इसी तरीके से ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, जिसमें अपन को बताना था मूल्यांकन के चरणों के बारे में, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्य को सिलेक्ट करना है, फिर आप जो उद्देश्य लिया है उसका एनालिसिस आपको करना है, विश्लेषण आपको करना है, फिर जो विधि आप यूज़ करेंगे उसका आप सिलेक्शन करिए कि कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, फिर आपको यूज़ करिए उस विधि को, और एट दी लास्ट आप उसको जनरलाइज कर लीजिए,
ठीक है। तो ये सासूजी करके एक ट्रिक होती है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ईजी थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया था वाइगोत्स्की का, जो कि भाषा और विचार से संबंधित है। तो क्वेश्चन कुछ भी होगा उसमें आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है तो पहले भाषा डेवलप होती है और उसके बाद क्या आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं। लेकिन जिन पियाजे जो थे इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आते हैं और उसके बाद आती है भाषा। तो कुछ इसी तरीके से घुमा फिरा कर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, यदि आपके पास ऑलरेडी बुक है या नोट्स है तो ज़रूर से आप उसके अंदर जाकर जो क्वेश्चंस है उनको विजिट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, उसी बुक से आ रहे हैं, उन्हीं नोट्स से आ रहे हैं। कुछ 1 से 2 क्वेश्चन अपने आगमन निगमन विधि से रिलेटेड थे। कुछ अवलोकन विधि का कुछ क्वेश्चन आया था कि अवलोकन किया जाता है ना। तो अपन को पता है आगमन निगमन विधि के बारे में कि आगमन में पहले एग्जाम्पल उदाहरण दिए जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है उसका अवलोकन किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसके बाद बढ़ा जाता है नियमों की तरफ, किसमें, आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड के अंदर। इसी के जस्ट अपोजिट में डिडक्टिविज्म हो जाता है, निगमन विधि हो जाती है। निगमन में क्या होगा, पहले नियम दिखाए जाते हैं, उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या उनका अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो आगमन निगमन विधि से एक क्वेश्चन आप मान लीजिए। आकलन मापन से अपन ने ये क्वेश्चन कर ही लिया है। बुद्धि लब्धि से कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंटेलिजेंस से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि से एक कोई भी कंडीशन हमको दी गई थी और पूछा गया था कि ये कंडीशन है, ये प्रतिभाशाली बालक की, मंदबुद्धि बालक की, सामान्य बालक की या मूढ़ बालक की। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो आपको पता है प्रतिभाशाली बालक जो जिनका आईक्यू एवरेज से ज़्यादा होगा, सामान्य से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो प्रतिभाशाली बालक में आ जाएगा। जस्ट लाइक कि जिसके अंदर क्रिएटिविज्म बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी भी सिचुएशन पूछी हो आप उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से एक आंसर सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था CDP के अंदर CL हल का सिद्धांत। तो CL हल ने यहाँ पर सबलीकरण थ्योरी दी है या फिर आप इसको पुनर्बलन का सिद्धांत कह सकते हैं। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में उन्होंने इस सबलीकरण के सिद्धांत की यहाँ पर बात करी है। तो CL हल के द्वारा जो है कौन सा सिद्धांत दिया गया है, सबलीकरण का सिद्धांत दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे बिहेवियरिज्म थॉर्नडाइक का यहाँ पर पूछा गया है। अभी लास्ट डे इसमें आपको ध्यान होगा हमने जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनके ऊपर 2 सेशन कंप्लीट कर लिए 2 घंटे के, जिसमें A to Z जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो सारे कवर हो गए। उनकी एक थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है विथ न्यूमेरिकल्स विथ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिल्ली के बच्चे जब पिंजरे में कैद किया जाता है तो वो सिद्धांत आपसे पूछा गया था कि वो बिल्ली जो है बार बार जो है झपट्टा यहाँ पर मारती है अपने पंजे से बाहर निकलने के लिए। बार बार एरर ट्रायल करने के बाद फाइनली वो पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो कि आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी से कनेक्टेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया का पूछा गया था। हो सकता है ये दोनों एक ही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी समस्या, बच्चे को यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत होती है। वो M को W पढ़ेगा, वो C को ऐसे लिखेगा। ठीक है, उसको B लिखने को बोलेंगे वो उसको D पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ेगा एक लाइन छोड़ देगा। तो इस तरीके से जो पढ़ने संबंधी समस्या है उसको डिस्लेक्सिया यहाँ पर बोला जाता है, या फिर हम लोग इसको पठन विकृति यहाँ पर कह सकते हैं। डिस्ग्राफिया जो होती है लिखने संबंधी समस्या हो जाएगी, है ना। लिखने में उसको दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि मांसपेशियों का सही विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको लिखने में यहाँ पर समस्या आती है, तो उसे डिस्ग्राफिया के नाम से या हिंदी में लेखन विकृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और होती है C से कनेक्टेड डिस्कैलकुलिया, जहाँ पर बच्चों को गणितीय कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। ओके, अगला आपसे मूल संवेग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ऑप्शन को 14-15 के मूल संवेग कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप से कोई ऑप्शंस थे। तो आप देख लीजिए मूल संवेग जो होते हैं हमारे 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 14 प्रकार के मूल संवेग और उससे संबंधित जो भी संवेग यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति पलायन है तो उसका जो संवेग होगा वो भय होगा। युयुत्सा कॉम्बैक्ट है तो मतलब क्रोध हो जाएगा। निवृत्ति है घृणा हो जाएगा। शिशु रक्षा है तो वात्सल्य हो जाएगा। संवेदना है कष्ट हो जाएगा। काम लस्ट यहाँ पर हो जाएगा। जिज्ञासा आश्चर्य हो जाएगा। आत्महीनता जो बोल सकते हैं अधीनता की भावना हो जाएगी कि आप किसी के मतलब कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, राइट। ठीक है, आत्म प्रदर्शन की बात करें तो उसमें श्रेष्ठता हो जाएगी। सामूहिकता में एकाकीपन हो जाएगा। फूड सीकिंग में एपिटाइट भूख हो जाएगा। और एक्विजिशन संचय के अंदर अधिकार की भावना आ जाएगी कि उसके ऊपर आप अपना अधिकार जताने लगोगे। ठीक है, अगर आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो वाली चीज़। रचना में जॉयनेस या क्रिएटिविज्म आ जाएगा। और हास लाफ्टर में आ जाएगा आमोद, अम्यूजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं इस तरीके से कोई
कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक आध क्वेश्चन और बताया गया कि सिगमंड फ्राइड से भी कोई क्वेश्चन था, उनकी जो भी थ्योरी यहाँ पर दी गई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता चला है, बाकी है कि मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मेन CDP के अपन ने कंप्लीट कर लिए 13 तारीख के। अब थोड़ा सा हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में समझ आधारित प्रश्न थे। पेडागोजी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि कोई मॉडल से रिलेटेड या किसी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया हो पेडागोजी के अंदर, तो क्वेश्चन देखते से ही बन रहा था। एक क्वेश्चन जरूर मैथ्स की डेफिनेशन से था कि गणित सभ्यता की कुंजी है, ये किसने कहा है, तो ये अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशंस को। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड था। बोर्ड मास भी अपन अभी जैसे ही सारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे EVS संस्कृत वगैरह के, उसके बाद अपन बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है। ये अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे। करनी वाले क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो अभी अपन सॉल्व कर लेंगे। अनुपात के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अनुपात कैसा अनुपात पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन अपने पास है कि 1200 kg का अनुपात निकालना है अपन को कुछ 200 ग्राम से। ठीक है, तो ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आध और कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, मिलीलीटर वाला कुछ क्वेश्चन था, वो भी अभी अपन लास्ट में कंप्लीट करेंगे। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण यहाँ पर आ रहा है, वही बॉड मास है उसको सॉल्व करना है। प्लस माइनस को शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के जो एंगल होते हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 60 60 60 के तीनों हो जाएंगे। देखो, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, अगर ये डेफिनेशन पूछी गई है तो हॉकबेन की ये डेफिनेशन है। लॉक ने क्या बोला था, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। हर एक शिफ्ट में एक आध डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो आप जरूर से प्रिपेयर करना। और रोजर बेकन की डेफिनेशन क्या है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो इन तीनों में से जो भी डेफिनेशन आपको एग्जाम पेपर में दिखी होगी, आपने आंसर कर लिया होगा उसका। ठीक है, बाकी आगे आने वाली शिफ्ट के लिए यही सजेशन है कि एक बार सारी डेफिनेशन पढ़कर जाना। कुछ 21 से 22 डेफिनेशन है जिसमें से इंपॉर्टेंट ये सारी है, तो ये ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, हॉकबेन ने क्या बोला था, गणित सभ्यता का यहाँ पर दर्पण है। ठीक है, और अगर कुंजी वाला एग्जाम में पूछा है तो ये रोजर बेकन की थ्योरी थी। ठीक है, रोजर बेकन की डेफिनेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गणित को क्या क्या कंसीडर किया गया है, गणित की क्या क्या विशेषता है। गणित का इतिहास सभ्यता और संस्कृति की प्रगति की कहानी है। रहन सहन का ढंग है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के पास मौजूद गणित के ज्ञान में परिलक्षित हो जाती है। गणित संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, बाकी अब संस्कृत की बात कर ले तो संस्कृत में पेडागोजी में भी सिद्धांत पूछे गए थे, और सिद्धांत पूछे गए थे स्टेटमेंट वाले। जैसे कि उन्होंने पहले संस्कृत में वाइगोत्स्की का सिद्धांत दे दिया, फिर जिन पियाजे का सिद्धांत दे दिया, फिर बोल दिया कि इनमें से कौन सा गलत है। इसमें फिर 4 ऑप्शन मिल गए, तो थोड़ा सा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे, और थोड़ा बताया गया कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि जिनका संस्कृत वीक है ना, उनको थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो पेडागोजी अच्छी खासी लेवल की थी यहाँ पर। लकार से रिलेटेड क्वेश्चन संस्कृत में पूछे गए थे। अपादान जो आप पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा वाला, तो उसमें जो अपादान आता है उसमें कौन सा समास था, है ना, ये पूछा गया है। कुछ सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिद्धांत थे, फिर ये इसमें से कौन सा गलत है ये अपन को बताने थे, 4 में से क्या गलत आएगा वो वाला। गद्यांश यहाँ पर पूछा गया था, वो किसी कवि से रिलेटेड था। फिर गद्यांश में ही आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विभक्ति, कौन सा लकार है, ये सारी चीज़ें। बालक में कौन सा मूल शब्द है, इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए संस्कृत में। ठीक है, अगला देखिएगा, बालक का मूल शब्द क्या होगा। अब यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में समास, स्त्रीलिंग, योजक चिन्ह क्या होते हैं, युग्म चिन्ह क्या होते हैं, इन दोनों से थोड़े 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन गद्यांश में भी थे, योजक और युग्म चिन्ह से। उपमा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो आज की शिफ्ट में भी पूछा गया उत्प्रेक्षा अलंकार वाला क्वेश्चन। आज मॉर्निंग शिफ्ट का भी एनालिसिस आ चुका है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर ईवीएस में कुछ इसरो के केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब कौन सा केंद्र पूछा गया था, इसके बजाय हम लोग जितने भी केंद्र हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो इसरो में कई सारे केंद्र अवेलेबल हैं, इसरो के कुछ केंद्र अलग अलग सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। ठीक है, इसरो का जो उपग्रह केंद्र है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर सार्क जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी के अंदर स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसको शॉर्ट में सैक के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है
है ना। तो अब कौन से वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था इसरो के केंद्र के बारे में, तो आप ध्यान रख लीजिए ये 6 मेन केंद्र हैं इसरो के, ठीक है, जो अलग अलग सिटीज़ के अंदर स्टैब्लिश है। ओके और जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती है वो यहाँ से करी जाती है, तो मे बी इससे क्वेश्चन पूछा गया होगा। ओके चलिए, सौरमंडल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, ये इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस है। तो सौरमंडल, पृथ्वी, सूर्य से जो पृथ्वी है, अर्थ जो है वो कौन से नंबर पर आती है, तो पहले नंबर पर अपना बुध हो जाएगा, दूसरे नंबर पर अपना शुक्र हो जाएगा और तीसरे नंबर पर आ जाता है पृथ्वी। किससे? सन से। तो सन से पृथ्वी का नंबर यहाँ पर कौन सा है? तीसरा, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है अपना मंगल, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो ये वाले हो गए। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था तीसरे नंबर पर, एक पूछा गया था पृथ्वी के पास का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र और मंगल हो जाएगा, है ना, जिस भी तरीके से ऑप्शन आपसे पूछा गया। और ऐसे अगर बात की जाए कि डिस्टेंस वाइज बात की जाए तो मंगल ज़्यादा पास पड़ता है शुक्र से, है ना। और पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि लाल ग्रह, मंगल के लाल ग्रह होने का क्या कारण है, तो आपको ध्यान होगा आज मॉर्निंग शिफ्ट में अपन ने ईवीएस किया है सुबह 6 बजे वाली क्लास में, तो उसमें भी अपन ने मंगल ग्रह के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें लौह तत्व की उपस्थिति के कारण, रस्ट के कारण उसका कलर लाल होता है, इसीलिए मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर से प्रिपेयर कर लें। अगला क्वेश्चन सरदार सरोवर डैम से यहाँ पर पूछा गया था कि सरदार सरोवर डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर ये स्थित है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन होगा तो देखना, सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कंबाइन बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? गुजरात में ये स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा, लाहो या लौह नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो ये लौह नृत्य या लाहो नृत्य आप इसको कह सकते हैं। तो मेघालय का ये प्रसिद्ध नृत्य है, इसको चिपिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। पनार जनजाति के पुरुष और महिला के द्वारा बेदनी खलम जो उत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय ये डांस किया जाता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे किसी भी प्रकार के फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन अभी फेस्टिवल से भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पनार जनजाति के लोग जो है रंगों और संगीत में रुचि रखते हैं और उन्हें उत्सव का एक अभिन्न अंग यहाँ पर मानते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेहदनी खलम की, तो ये मेघालय का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है। ये त्यौहार जो है जैंतिया जनजाति के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है ना। और इस वर्ड का जो मीनिंग है कि दुष्ट आत्माओं, महामारी, विषुचेका जो राक्षस होते हैं उनको कम करना, उनको दूर भगाना, उसके लिए जो है इस उत्सव को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में ही मनाया जाता है। और लाहो नृत्य कहाँ का है? तो मेघालय का ही है, ठीक है। अगला देखिएगा, फूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इडली डोसा भोजन जो है वो कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय भोजन है, तमिलनाडु का ये व्यंजन है। इसमें कुछ नारियल की चटनी और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनाया गया था, कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। तो मीनिंग यही था कि इडली डोसा भोजन कहाँ का है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग स्टेट्स के, तो उसमें से आपका तमिलनाडु, दक्षिण भारत जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिकेट्स रोग की। पूछा गया है कि रिकेट्स रोग किससे होता है, तो रिकेट्स रोग हड्डी का एक रोग है जो बच्चों में यूजुअली देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी या फास्फोरस की कमी के कारण ये होता है। रिकेट्स से पीड़ित बच्चे की हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां या तो आसानी से मुड़ जाती है या टूट जाती है। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन यूँ थे कि सबसे ज़्यादा पैदा की जाने वाली फसल कौन सी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है चावल, ठीक है। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40% से ज़्यादा का योगदान देता है। चावल की खेती लगभग हर राज्य में यहाँ पर हो रही है ना। जैसे हम लोग देखेंगे तो एमपी में भी कहीं कहीं चावल की खेती की जाने लगी है ना। पूरा सेलिंग पर्पज़ से नहीं, बट कि निर्वहन यहाँ पर हो पाए उस पर्पज़ से, ठीक है। तो चावल की खेती लगभग सभी राज्यों में हो रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसमें से प्रमुख उत्पादक राज्य है। चावल को भारतीय रोजगार के लिए एक अहम स्रोत यहाँ पर माना जाता है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना, कपास और दलहनी फसलें हैं। दालें वगैरह बहुतायत से उगाई जाती है। मध्य प्रदेश में खरीफ के मौसम में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल बोई जाती है। और अगर दुनिया वाइज बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोया जाता है गेहूँ, मक्का और चावल, ठीक है। और एक क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा गया था कि इन चारों में से बड़े आकार के दाने की फसल क्या है, तो उसमें कुछ ऑप्शन आपको दे रखे थे। मक्का होगा, अपना जो ये होता है गेहूं, है ना, ये कुछ ऑप्शंस थे। तो जो जिसका दाना बड़ा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन पता चले और 2 ऑप्शन और होंगे, तो इन दोनों में से बड़ा दाना मक्का का रहेगा,
ठीक है। तो ये ईवीएस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थे। आज जो है मंगल ग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं मैथ्स के। ठीक है, अपन देख रहे हैं कि मैथ्स के जो है डायरेक्टली क्वेश्चन अपने पास आ चुके हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। तो वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक जो मैं आपको बता रही थी कि करनी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, ये आप देखिएगा √3 + √3 + √3 इस तरीके से रूट में था टिल इन्फिनिटी, और अपन को इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी, x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? देखो, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। अपन ये कर सकते हैं कि दोनों साइड हम लोग कर ले इसका वर्ग। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इस पूरे रूट वाली जो प्रॉब्लम है ना, प्लस है बीच में। ठीक है, इस पूरे का हम लोगों ने यहाँ पर वर्ग कर लिया है। तो पहले वाले से अपन रूट हटा सकते हैं, मतलब 3 को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये 3 हो गया, और ये की यही वैल्यू वापस यहाँ पर भी दिख रही है, तो हम लोग इसको 3 + x बोल सकते हैं। राइट, इसको 3 + x यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। इस साइड क्या चल रहा है, x²। इसको एक समीकरण आप बना लीजिए, x² - x -3 यहाँ पर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब द्विघाती समीकरण आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना, -b ± b² - 4ac पूरे के अंडर रूट में और डिवाइड बाय 2a। इसमें यहाँ पर ये a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपके 2 आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब जो ऑप्शन होगा आप वो आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड इसको बोला जाता है। इसके थ्रू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होगा, डायरेक्टली फैक्टर आप यहीं से निकाल पाओगे इक्वेशन से, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी नंबर दे दे, आप इजीली किसी के लिए भी निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ये तो करनी वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ था कि कोई भिन्न हमको यहाँ पर दे रखी है। आज की शिफ्ट में भी आपसे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आरोही क्रम में अपन को करना है अरेंज। ये भिन्न अपने सामने दे रखी है, तो आप चाहे तो या तो तीनों का एलसीएम लेकर सभी को बराबर कर लें, या फिर अगर छोटा नंबर है तो आप भाग लगाकर भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें भाग लगाएंगे 0.6 टाइम, ये 7 × 5 = 35, 0.5 समथिंग हो जाएगा। ये 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। तो सबसे पहला 0.5 हो जाएगा, फिर ये 0.6 वाला हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 0.67 वाला हो जाएगा, 8 × 7 = 8 × 6 = 48 हो गए, 2 बचेंगे, 8 दूना 16। ठीक है, तो 0.5 हो गया, फिर ये वाला 0.62 हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया 0.67। तो अब जो ऑप्शंस होंगे उसको अपन को रीअरेंज करना होगा। 0.5 वाला कौन सा, 4/7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा अपना कौन सा हो जाएगा, 5/8, उससे भी बड़ा कौन सा हो जाएगा, 2/3। तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हम तीनों का एलसीएम लेकर तीनों का जो हर है उसको बराबर कर लीजिए, और वहाँ से अंश का कंपैरिजन कर लेना। ये तरीका भी आप यहाँ पर अपना सकते हो। ठीक है, कुछ बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। 25 × 24 + 28 × 10 - 45 डिवाइड बाय 15। ठीक है, अब हमारी बॉडमास थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है, फिर ऑफ को सॉल्व करिए जैसे परसेंटेज में आता है, फिर डिवाइड को, फिर गुणा को, फिर हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग यहाँ पर चले तो भाग वाली चीज़ को हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इधर गुणा वाली है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 × 100 हो जाएगा, 10 बचेगा, है ना, 25 दूना 50 और 10 60 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना 600। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, आप इसको कर लीजिए, 280 हो जाएगा, माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, 15 × 3 = 45 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 × 20 100 हो जाएंगे, 3 और 3 6, 320 में से 3 आपको घटाना है, 317 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉड मास के कुछ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से एक आधो क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, सरलीकरण वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, कार्य वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे कि 3 लड़कियां हैं, एक कार्य जो है 10 घंटे में करती है, दूसरी 12 घंटे में करती है, तीसरी 15 घंटे में करती है। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सिंपल है, बेसिक है, आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। पहले तीनों का आप एलसीएम ले लो, कोई भी नाम यहाँ पर दे रखें, तीनों का एलसीएम लेकर आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मैथ्स के आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर से एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि आपसे नहीं बन रहे, जस्ट लाइक सरलीकरण, बॉड मास, करनी वाले क्वेश्चन, किसी में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो मेंशन करिएगा। एक और क्वेश्चन है अपने पास, 444 × 9 डिवाइड बाय 99 + 9 ×
92 - 1। इसको अपन को सॉल्व करना था, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 101 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 9 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, क्योंकि बॉडी मास क्या बोलता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है, जोड़ और घटाव जो है वो सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। 9 दूना 18, 90 90 81 और 1 82 हो जाएगा। सो 101 में से आप एक और माइनस कर लो, ये 100 हो जाएगा, प्लस 828, तो 928 में भी कि ये आपका आंसर होगा अगर सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो, ठीक है। बाकी नंबर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी होंगे तो बस सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और क्या क्वेश्चन थे, रेशियो वगैरह के क्वेश्चन देख लिए, समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। एक जो मैं आपको बता रही थी 1200 किलो का 200 ग्राम से अपन को रेशियो निकालना था, तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों की यूनिट डिफरेंट है। तो आपको केजी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इस ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करके अनुपात में आंसर निकाल सकते हैं। 2 रुपये का 200 पैसे से अपन को अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रुपीज़ को भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए, पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 200 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ओवरऑल एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। आपके पास यदि आपका शिफ्ट हो चुका है और आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही आज के दिन के दोनों पेपर हो जाते हैं, इसकी भी सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नाइट की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।